तो क्या हाल है साथियों। एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं एकदम बेटर समझ में आ रहा है, एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो ना यार, हम हैं बताने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, अब मस्त से पढ़ाई करते रहिए। तो आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 2 है। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 हम दे चुके हैं, तो लेक्चर नंबर 2 में क्या देखें। लेक्चर नंबर 1 में हम क्या देखे थे, कंडक्टेंस के बारे में देख चुके थे। किसके बारे में, कंडक्टेंस के बारे में। यानी उसमें कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए क्या अगला हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन लेमडा एम एंड लेमडा ई। लेमडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा ई मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि लेमडा एम का फार्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 बटे मोलरिटी। क्लियर हुआ। और लेमडा ई का क्या होता है, कापा इंटू 1000 बटे नॉर्मलिटी, यही होता है। तो अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 यानी इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तब बताइए इसमें क्या बनेगा। अब अगर दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, देखिए लेमडा एम डिवाइड बाई लेमडा ई बराबर क्या बन रहा है, यानी अगर इसको इसको डिवाइड करेंगे, कापा इंटू 1000 बटे मोलरिटी टोटल के बटे कापा इंटू 1000 बटे नॉर्मलिटी। क्लियर हुआ। तो यहाँ देखिए क्या क्या कटेगा, ये तो पूरा कट जाएगा और ये वाला पकड़ जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेमडा एम बटे लेमडा ई बराबर एन जो नॉर्मलिटी जो है ऊपर चला जाएगा तो बचेगा एन बटे एम, यानी एन को नॉर्मलिटी एम को मोलरिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब आप लोग को हम बताया जब कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का फार्मूला पार्ट 1 बता रहे थे, तो उसमें वाले में आपको नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन बताए थे। क्या बताए थे, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, इन नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे एन वंस, यही बताए थे। तो आज अगर हम इसको लिख दें, यहाँ पे लिख दीजिए नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, यही होता है। तो अगर यहाँ पे लिख दें लेमडा एम बटे लेमडा ई बराबर नॉर्मलिटी की जगह लिख दे एन फैक्टर इंटू मोलरिटी डिवाइड बाय मोलरिटी, ये हो गया। तो यहाँ देखिए कट जाएगा मोलरिटी मोलरिटी, तो आपके पास आएगा लेमडा एम बटे लेमडा बराबर एन फैक्टर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा एम बराबर एन फैक्टर, अब लेमडा उधर चला जाएगा इंटू लेमडा ई। क्या हमारा फार्मूला यही बन गया है, लेमडा एम बराबर एन फैक्टर इंटू लेमडा ई। तो भैया ये आपका रिलेशन है किसके किसके बीच में, लेमडा एम और लेमडा ई के बीच में क्या फॉर्मूला बनता है, लेमडा एम बराबर एन फैक्टर इंटू लेमडा ई। अब बात फंसती है सर, लेमडा एन फैक्टर होता क्या है, एन फैक्टर होता क्या है। एन फैक्टर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है, आयन के लिए अलग, साल्ट के लिए अलग, इस तरीके से होता है। जैसे आपको निकाल के बता दे रहा है यहीं पे साइड में बता दे रहा है। देखिए देखिए एन फैक्टर अगर निकाल रहे हैं किसके लिए, मान लीजिए किसी आयन के लिए निकाल रहे हैं। अगर एन फैक्टर आप किसी आयन के लिए निकालेंगे, किसके लिए एन फैक्टर निकालेंगे, किसी आयन के लिए, तो आयन के निकालेंगे तो देखेंगे उस पर कितना चार्ज है। जो भी चार्ज रहेगा, जो भी आवेश रहेगा, उसी को हम बोल देंगे एन फैक्टर। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा है, जिंक +2, एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2 और आयरन +3 और F- और मान लीजिए आपके पास क्लोरीन माइनस। इस तरीके से अगर आपके पास कोई आयन दे दिया, इसको आयन बोलेंगे। आयन किसे बोलेंगे, ऐसा एलिमेंट, ऐसा आइटम जिसके पास कोई चार्ज है, जिसके पास कोई आवेश आ जाए, उसे हम बोलेंगे आयन। तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, जितना चार्ज वही उसका आयन फैक्टर। इस पे कितना चार्ज है 2, इसका आयन फैक्टर कितना होगा 2, इस पे कितना है 3, इसका आयन फैक्टर कितना होगा 3, इस पे कितना चार्ज है 2, इसका आयन फैक्टर कितना होगा 2, इस पे कितना चार्ज है 3, इसका आयन फैक्टर कितना होगा 3, इस पे कितना चार्ज है -1। तो माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस जितना चार्ज उतना 1। इसमें कितना चार्ज है 1, -1 चार्ज है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ये आपको होता है एन फैक्टर। आयन के लिए कैसे निकलता है, इस तरीके से निकलता है। अब अगला देखिए, एन फैक्टर अगर निकालेंगे किसके लिए, एन फैक्टर ऑफ साल्ट। अगर किसी साल्ट के लिए एन फैक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए अगर आपके पास दे दिया जाए NaCl
Na2CO3H2, मान लीजिए आपके पास CaCO3 और Na2SO4 या K2SO4 लिख दो यहाँ पे। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके कोई साल्ट दिया है, अगर पहला साल्ट दिया है NaCl, अब बोला जाए इस NaCl का n फैक्टर बताइए, तो देखिए साल्ट के लिए n फैक्टर जब निकालते हैं, देखिए क्योंकि साल्ट में दो होंगे, एक प्लस वाला भी होगा एक माइनस वाला भी होगा, आपको देखना है या तो आप प्लस वाला काउंट करिए या तो आप काउंट करिए माइनस वाला, या तो प्लस वाला काउंट करिए या माइनस वाला काउंट करिए, दोनों काउंट नहीं करना है, दोनों गड़बड़ी हो जाएगी। आपको डिसाइड करना चाहे प्लस वाला करिए चाहे माइनस वाला करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब बताइए NaCl में एक Na है एक Cl है, यानी एक Na प्लस है एक Cl माइनस है, क्योंकि पहले प्लस वाला लिखते हैं उसके बाद माइनस वाला लिखते हैं। किसी किसी केस में होता है पहले माइनस लिख देते हैं फिर प्लस, जैसे CH3COOH मिल क्या लिखते हैं, CH3COO माइनस वाला जो होता है माइनस पहले लिखते हैं H बाद में लिखते हैं, उसका रीजन बाद में कभी बता देंगे। लेकिन देखिए NaCl में क्या होता है, एक Na प्लस एक Cl माइनस है, तो Na प्लस कितना है, एक ही है, एक Cl माइनस है। अब चाहे प्लस वाला गिनिए चाहे माइनस वाला गिनिए, कितना है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, इसका आंसर कितना हो गया 1। अब Na2CO3 में क्या है, दो Na प्लस है, क्या है Na कितना है, Na प्लस एक है, लेकिन Na कितना है, दो Na है, एक Na पे कितना चार्ज, एक चार्ज, दो Na पे कितने चार्ज, दो चार्ज, ये तो प्लस वाला। अगर CO3 वाला गिनिए, CO3 के ऊपर चार्ज होता है -2 का, अब चाहे CO3 को काउंट करके आप -2 लिखिए, चाहे NO को काउंट करके आप 2 लिख दीजिए, आंसर आएगा 2 ही। और CaCO3 में कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2 का, CO3 के ऊपर चार्ज होता है -2 का, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2 का, CO3 के पास चार्ज होता है -2 का। अब चाहे प्लस वाले से चाहे माइनस वाले से आंसर आपका 2 ही आएगा। इसमें देखिए पोटेशियम इसमें कितना है, 2 है, एक पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 का, दो पोटेशियम कितने हो गए, 2। अब चाहे माइनस वाला काउंट कर लीजिए, SO4 के ऊपर चार्ज होता है -2 का, कितना हो गया 2। कितना सिंपल है यार एन फैक्टर निकालने का, एन फैक्टर निकालने कितना सिंपल तरीका है, एकदम एकदम आसानी तरीके से आप इसको करते रहिए, कोई दिक्कत होगा पूछिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको हम डस्ट करते हैं, इसको डस्ट कर रहे हैं। अब अगला आपको आंसर बताते हैं किसके बारे में, या तो अगर इसमें क्वेश्चन देखना चाहे क्वेश्चन देख लीजिए। इससे अगर आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास अगर लेमडा एम और लेमडा ई में दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास कह दिया जाए Al2SO4 का होल थ्राइस दिया गया, बोला गया इसके लिए लेमडा एम दिया गया है मान लीजिए 2, और इसी के लिए आपको निकालना है लेमडा ई। देखिए लेमडा एम दिया है लेमडा ई निकालना है, तो भैया लेमडा एम और लेमडा में रिलेशन क्या होता है, लेमडा एम बराबर लेमडा ई इनटू एन फैक्टर। अब लेमडा एम कितना दिया गया 2, लेमडा ई पूछा है, इंटू एन फैक्टर किसका निकालना है इसमें। अब Al2SO4 एक आपका साल्ट हो गया, इस साल्ट में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इस साल्ट में एन फैक्टर निकालने के लिए आपको देखना है क्या, एक एल्युमिनियम प्लस, एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3 का, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2 का, एक एल्युमिनियम पे +3, दो एल्युमिनियम पे +6 हो जाएंगे, एक सल्फेट पे -2, दो सल्फेट पे कितने हो जाएंगे -6 हो जाएंगे। आप चाहे इसको काउंट करके 6 लिखिए चाहे इसको काउंट करके 6 लिखिए, 6 6 12 नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा, इसको 6 लिखेंगे चाहे इसको 6 लिखेंगे, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर हो गया 6। अब बताइए यहाँ से अगर 2/6 कर लीजिए बराबर लेमडा ही काट दीजिए, 2 1 का 2 3 6, लेमडा ही आ गया 1/3, आपका क्या आ गया लेमडा ही। बाकी यूनिट लिख लीजिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और इसमें देखिए लेमडा इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या होती है किसकी, इसकी यूनिट क्या होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इस तरीके से आप इसकी यूनिट को याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको डस्ट कर रहे हैं। अब अगला आंसर आपको किसके बारे में बताएंगे, अगला बताएंगे डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा, आप ट्रस्ट करके सिर्फ पढ़ते रहिए। देखिए अगला का हेडिंग डालिए आप लोग, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में क्या होगा, देखिए डाइल्यूशन का मतलब पहले समझिए क्या होता है।
जिस तरह से हम पढ़े मोलरिटी, मोलालिटी और नॉर्मलिटी, इस तरह से पढ़े हैं, यानी मोलरता, मोललता, नॉर्मलता पढ़े हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, है सांद्रता। देखिए अब अपने भाषा समझिए, कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन और डाइल्यूशन का मतलब होता है हल्कापन। अगर किसी चीज में पानी कम है, किसी सोल्यूशन में पानी क्या है, कम है, तो बोलेंगे क्या उसका जो भी सोल्यूशन बनेगा क्या हल्का से गाढ़ापन बनेगा? हाँ सर, गाढ़ापन तो बनेगा ही। लेकिन अगर उसमें पानी ज्यादा है तो बोलेंगे गाढ़ापन कम रहेगा, लेकिन पानी की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगा, तो वो हल्का सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट। जितना सॉल्वेंट मतलब पानी, सॉल्वेंट आप यहाँ यूज करिए पानी, जितना आप कम से कम पानी को यूज करिए, ठीक है, जितना कम से कम, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, तो सॉरी, देखिए जितना आप कम से कम क्या करिए, देखिए एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी। देखिए डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी को आप ऐड करिए। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, पानी को ऐड करिए। मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन दिया गया है, कोई सोल्यूशन दिया गया है, अब बोला गया कि इसमें अगर डाइल्यूशन यानी पानी क्या है, पानी मतलब H2O क्या है, कम है। अगर पानी कम रहेगा तो सोल्यूशन बनेगा, तो बोलेंगे इसमें कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता यानी गाढ़ापन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर पानी कम है, अगर कंसंट्रेशन कम है, तो डाइल्यूशन क्या होगा, कम होगा। पानी कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो डाइल्यूशन क्या होगा, कम होगा। डाइल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं तनुता, क्या बोलेंगे, तनुता। और कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। देखिए सिंपल समझिए पहले, पानी कम है, सोल्यूशन कैसा होगा, गाढ़ापन, गाढ़ापन ज्यादा होगा, तो बोलेंगे कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर गाढ़ापन ज्यादा होगा तो उसमें भी पानी की मात्रा कम है, तभी तो गाढ़ापन है। जब पानी की मात्रा कम है, गाढ़ापन है, तो डाइल्यूशन क्या होगा, कम। डाइल्यूशन मतलब पानी समझ लो, ज्यादा ज्यादा पानी, क्या बोलेंगे, पानी की मात्रा उसमें कम रहेगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल बोल सकते हैं, एक रिलेशन क्या बनता है, कंसंट्रेशन को शॉर्ट में चलते हैं, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डाइल्यूशन के। कंसंट्रेशन किसके इनवर्सली होता है, डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डाइल्यूशन क्या होगा, कम होगा। अब सर बात आती है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या है, तो इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़े हैं कंडक्टेंस पढ़े हैं, कंडक्टिविटी पढ़े हैं, मोलर कंडक्टेंस पढ़े हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़े हैं। तो क्या सर उसमें किसी सोल्यूशन में हम चार्ज का फ्लो मेजर कर रहे थे? यस सर। चाहे कोई सा भी कंडक्टेंस, चाहे कोई सा भी कंडक्टिविटी हो, उसमें हम आपको चार्ज का ही मेजर करना है। कितना चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है, कितना आवेश उसमें बह रहा है, उसी को हम मेजर कर रहे हैं, उसी को माप कर रहे हैं, उसी को तो माप रहे हैं। यस सर, बात तो सही है। तो सर अगर मान लीजिए उसमें पानी हम बहुत ज्यादा मिला दें, यानी डाइल्यूशन कर दें, तब बताइए चार्ज किस तरीके से क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, उसी को डिपेंड पे बोले हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो सिंपल समझ में आया। देखिए डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं तनुता, जो कि वहां लिखे हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे आपका यूज होता है वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए। क्या क्लियर हुआ, एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट यानी जितना ज्यादा हो सके आप उसमें पानी ऐड करिए, उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन बोलेंगे। अब याद रखिए कि अगर जहां पे डाइल्यूशन ज्यादा, अगर डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और कंसंट्रेशन किसको बोला गया है, मोलारिटी को, या तो मोलालिटी को, या तो नॉर्मलिटी को। इन सबको क्या बोला गया है, कंसंट्रेशन बोला गया है। क्या बोला गया है, कंसंट्रेशन बोला गया है। क्लियर हुआ, यानी कंसंट्रेशन जहां पे ये सब कम, वहां पे क्या होंगे, डाइल्यूशन ज्यादा होंगे। अब देखिए अभी हम सब फार्मूला क्या पढ़े हैं, कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का क्या होता है भैया, कंडक्टेंस होता क्या है, मेजर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे बोलेंगे कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। कौन कौन सा, एक पढ़े हैं कंडक्टेंस और दूसरा पढ़े हैं मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, और तीसरा पढ़े हैं
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और चौथा पढ़े हैं आपके पास कंडक्टिविटी। अब देखिए, आपसे समझिए, इसको अपना नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, उसके बाद इसको डस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। देखिए, कंडक्टेंस का मतलब होता है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। मान लीजिए आपके पास एक कोई सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन मान लीजिए इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन दिया गया है। अब बोला गया है इस सोल्यूशन में कंडक्टेंस कैसे बताएंगे। इस सोल्यूशन में मान लीजिए आपके पास NaCl एक साल्ट है। NaCl क्या है, एक साल्ट है जिसको बोल रहे हैं Na प्लस और Cl माइनस। अब बोला गया इसमें कितना आपका चार्ज फ्लो कर रहा है। भैया इसमें दो चार्ज फ्लो कर रहे हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, यही तो होगा। तो उसको बोलेंगे कंडक्टेंस। अगर मान लीजिए इसमें पानी हम बहुत मिला दें, अभी मान लीजिए पानी कम है, ये दोनों आयन पास पास है, क्योंकि अगर मान लीजिए कीचड़ है, कहीं भी ज्यादा कीचड़ है, किसी खेत होते में कीचड़ ज्यादा है, तो ये वहां पे जो कीड़ा मकोड़ा डोलेंगे, जो कीड़ा मकोड़ा चलेंगे। अब आप ही लोग बताइए, अगर कीड़ा मकोड़ा चलेंगे ये सही से नहीं चल पाएंगे। यस, बात तो सही है, सही से नहीं चल पाएंगे। अगर सही से नहीं चल पाएंगे, अगर उसमें हम पानी भर दें, उस मिट्टी को जो गीलापन रहेगा उसको अगर कम कर दें, और यानी इतना ज्यादा उसको हल्का बना दें कि उसमें कीड़ा मकोड़ा क्या करे, अच्छे से चल पाए। उसी तरीके से अगर गाढ़ापन रहेगा, आयन अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। ध्यान समझिए, इसमें कॉन्सेप्ट है भैया। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे गाढ़ापन ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, Na प्लस और Cl माइनस दो आयन है। अगर मान लीजिए यहाँ पे गाढ़ापन ज्यादा है, तो दो आयन क्या होंगे, आपस में बहुत मुश्किल से मूव करेंगे, अच्छे से यहाँ पे मूवमेंट इनका नहीं होगा। तो अगर हम कर दें यहाँ पे डाइल्यूशन कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, डाइल्यूशन कर दें, और ये डाइल्यूशन का मतलब होता है कितना ज्यादा इसमें पानी ऐड कर दें। अगर इसमें पानी बहुत ज्यादा ऐड कर देंगे तो इनका जो कंसंट्रेशन होगा, गाढ़ापन होगा, वो क्या होगा, और कम हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, गाढ़ापन कम हो जाएगा, तो इनकी तनुता यानी डाइल्यूशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा तो ये दोनों आयन जो पहले अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से मूव कर रहे, मूवमेंट हो रहा था, अब वो क्या करेंगे, और अच्छे से मूवमेंट करेंगे, और अच्छे से मूव करेंगे। भैया ये क्या बोल सकते हैं कि पहले इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कम था, लेकिन डाइल्यूशन करने पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, ज्यादा हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। पहले इतना था, अब देखिए, पहले मान लीजिए Na प्लस इसके पास पास था, लेकिन अब पानी मिलाने के बाद, डाइल्यूशन करने के बाद Na प्लस यहाँ मिला और Cl माइनस यहाँ मिला, यानी दूर दूर इनकी मूवमेंट इतना फास्ट हो गया कि इनको पता ही नहीं चला, एक Na प्लस Cl माइनस वहां हो गया। क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूशन करने पर, समझिए, डाइल्यूशन करने पर आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। यस सर, आयनों के बीच की डिस्टेंस में दूरी बढ़ गई है। क्या बोल सकते हैं, आयनों के बीच की डिस्टेंस तो बढ़ गई, क्लियर हुआ। डाइल्यूशन करने पर क्या उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, यस सर, कंसंट्रेशन तो कम हो गई है। तो समझिए, अगर उनके बीच की आयन बढ़ जाएंगे, उनके बीच की आयन बढ़ जाएंगे, बीच की आयन, देखिए आयन भी बढ़ जाएंगे, इसमें इसमें क्या होगा, आयन भी बढ़ जाएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, एक सेकेंड, तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पहले आयन मतलब किसी सोल्यूशन में क्या था, पहले किसी सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा था, यानी सांद्रता क्या था, ज्यादा था, गाढ़ापन ज्यादा था, डाइल्यूशन कम थी, तनुता कम थी। तो भैया उनके बीच की आयन पास पास थे, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन कम हुआ, डाइल्यूशन बढ़ा दिए, पानी मिला दिए, इनके बीच की आयन दूर दूर हो गए, इनमें मूवमेंट क्या हुआ, अच्छा हो गया। जब मूवमेंट इनके बीच का अच्छा हो गया, एकदम सुपर फास्ट हो गया, तो बोलेंगे आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, और आयन भी बढ़ेगा, क्योंकि भैया पानी मिलाएंगे, पानी में आयन तो होंगे, H प्लस OH माइनस होंगे, उसके ऊपर कुछ और अलग से आयन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आएंगे, भैया उनके बीच का नंबर ऑफ आयन भी बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं, उनके बीच का मूवमेंट बढ़ रहा है, चार्ज और फ्लो कर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं डाइल्यूशन, ये सब कब हो रहा है, डाइल्यूशन करने पे। क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ, यस सर। अगला है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मतलब लेमडा एम। लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कापा इंटू 1000 बटे मोलरिटी, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट को लेमडा ई। इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 बटे नॉर्मलिटी। अब आप लोग बताइए, डाइल्यूशन किए हैं, कंडक्टेंस बढ़ा है, क्लियर। डाइल्यूशन किए हैं, डाइल्यूशन बढ़ाए हैं, तो कंसंट्रेशन कम हुआ होगा। डाइल्यूशन बढ़ाए हैं तो कंसंट्रेशन कम हुआ होगा, यस सर। अगर डाइल्यूशन बढ़ा दिए हैं, कंसंट्रेशन कम हुआ होगा। कंसंट्रेशन देखिए, आप लोग अपनी बात करिए, आप ही लोग बोले डाइल्यूशन बढ़ा है, कंसंट्रेशन कम हुआ है,
डाइल्यूशन बढ़ा है, कंसंट्रेशन कम हुआ है, डाइल्यूशन बढ़ा है, कंसंट्रेशन कम हुआ है। बताएं कंसंट्रेशन कौन कौन सा, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी। तो मोलरिटी यानी ये का कंसंट्रेशन हुआ, डाइल्यूशन बढ़ा है, कंसंट्रेशन कम हुआ है। तो कंसंट्रेशन अगर कम हुआ है, क्या लेमडा एम बढ़ेगा? हाँ सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन कम हुआ है, डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा? हाँ सर। यानी बोल सकते हैं डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तीनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन all these terms increases because all these terms increases because number of ions increases and distance between ions also increases। क्लियर हुआ? क्या हुआ भैया, ये क्लियर हुआ? ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर इन सभी टर्म क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि इनके बीच की आयंस क्या होंगे, डिस्टेंस बढ़ेंगे, इनके बीच का नंबर ऑफ आयंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हुआ? अब सर आप तीनों बता दें सर, कंडक्टिविटी क्यों नहीं बताए हैं? हाँ हाँ, उसका नंबर आएगा। देखिए अगला क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कापा से। किससे? कापा से। अब आप बताइए कि सर कंडक्टिविटी का डिफिनेशन क्या आप बताए थे? कंडक्टिविटी के डिफिनेशन बताए थे कि किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में उसकी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में उसके एक पर्टिकुलर एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को बोलेंगे कंडक्टिविटी। ऐसे समझिए कि मान लीजिए पहले आपका कोई सोल्यूशन था, ठीक है, उस सोल्यूशन में क्या था भैया, कंसंट्रेशन पानी सब कुछ मान लीजिए था पहले से। और कंडक्टिविटी क्या होता है, इस सोल्यूशन के इस मान लीजिए इतने एरिया को बोल रहे, इस एरिया का मापन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया है। कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया है। अगर इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। पूरे सोल्यूशन में अगर फ्लो हो रहा है तो बोलेंगे कंडक्टेंस। उस सोल्यूशन के किसी पर्टिकुलर एरिया, उस सोल्यूशन के मान लीजिए पहले मान लीजिए आपका इतना जगह था, ठीक है, पहले क्या था, इतना जगह था। अब पहले इतना जगह था, पहले इतने में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम बोलेंगे कंडक्टेंस। लेकिन इसी पूरे सोल्यूशन में से आपको किसी छोटे से एरिया में पूछा जाए कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उस छोटे के एरिया का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया होना चाहिए, उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे बोलेंगे कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ? अब सर बताइए, पहले इतने में चार्ज फ्लो हो रहा था, ठीक है, इसी में आपका Na+ भी था और इसी में आपका क्या था, Cl- भी था। इसी में Na+, इसी में Cl-, लेकिन डाइल्यूशन आप कर दिए, फिर आपको जो सोल्यूशन बना, डाइल्यूशन कर दिए यानी पानी मिला दिए, तो इसी एरिया में, इतने ही सा एरिया में मान लीजिए डाइल्यूशन पानी बढ़ गया तो यहाँ पे Na+ मिला और Cl- दूर चला गया। तो अब बताइए, पहले डाइल्यूशन नहीं था तो एक ही इतने से एरिया में Na+ Cl- दो आयन मिल रहे थे, लेकिन डाइल्यूशन करने पर इतने एरिया में एक ही आयन मिल रहा है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, दूर दूर भाग जाएंगे। तो बोलेंगे कि डाइल्यूशन के पहले जब डाइल्यूशन नहीं था, सिर्फ कंसंट्रेशन था, तो छोटे से ही एरिया में Na+ और Cl- दो आयन साथ साथ थे। लेकिन जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ा, उसमें कंसंट्रेशन की मात्रा कम हो गई, पानी की मात्रा ज्यादा हो गई। तब बताइए क्या उतने से एरिया में क्या दोनों प्रेजेंट रहेंगे? नहीं सर, कोई एक बाहर चला जाएगा, कोई और बाहर चले जाएंगे, यानी कभी कभार होगा उतने एरिया में कोई आयन ना मिले, यानी आयन की संख्या तो कम हो गई है। भैया अगर आयन की संख्या कम हो गई है तो क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी कम हो गई है। क्लियर हुआ? क्योंकि भैया पहले दो आयन थे, डाइल्यूशन करने पर एक ही आयन मिला। जब दो आयन थे, डाइल्यूशन करने पर एक ही आयन मिला, तो आयन की संख्या कम हो गई। जब आयन की संख्या कम हो गई है तो कंडक्टिविटी भी तो कम हो गई है। आयन की संख्या कम कब हुई, डाइल्यूशन करने पर। यानी बोल सकते हैं डाइल्यूशन करने पर ये तीनों तो बढ़ेंगे, ये तीनों क्या होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। ऑन डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। अब इसका रीजन लिख लीजिए, रीजन क्या है, बिकॉज
because number of ions decreases in per centimeter क्यूब एरिया। क्या क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो बोल सकते हैं डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन तीनों बढ़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डिस्टेंस उनके बीच की दूरी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। बस आज इतना ही पढ़ क्लियर। इसको क्या बोलेंगे? आपका इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हो गया। अब देखिए, अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन आपका आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। इसको हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के फिर डस्ट कर रहे हैं। नोट हो गया होगा आई थिंक, तो क्लियर है। तो देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट आपका है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक सेकेंड, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगला क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, इस इलेक्ट्रोलाइट आपके दो होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? फिर समझा देना, बताए थे आपको याद नहीं होगा, फिर सुनिए। इलेक्ट्रोलाइट एक आपका ऐसा कंपाउंड है जो कि पानी में जाने पर अपने आयनों ब्रेक हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट आपका कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर में इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया। ये रियल में कंपाउंड ही होता है। ये पानी में जाएगा तो अपने आयनों में ब्रेक हो जाए, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि अपने पानी में जाने के बाद अपने आयनों में 100% टूट जाए, अपने आयनों में 100% आयोनाइज हो जाए, उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अपने आयनों में जाने पानी में उसको डालने के बाद, पानी में वीक इलेक्ट्रोलाइट को डालने के बाद अगर अपने आयनों में 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, कुछ परसेंटेज आयोनाइज, 5%, 10% आयोनाइज हो रहा है, तो उसे बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपके तीन चीज आते हैं। एक आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक आता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक आता है साल्ट। ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो आते हैं, वीक बेस एंड वीक एसिड। क्लियर हुआ? तो इस कहा गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर दिया गया है तो उसमें डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, तो इसको बताने वाले तीन साइंटिस्ट थे। इसको बताने वाले तीन, देखिए इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, लेकिन सर सिलेबस में तुमको बताना पड़ेगा। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताने वाले तीन साइंटिस्ट थे। तीनों साइंटिस्ट उन्होंने बना के अपने नाम पे एक इक्वेशन दिया। क्या दिया उन्होंने अपने नाम पे इक्वेशन? कहा कि लेमडा एम, इसको वी को बोलेंगे फाइनाइट, यानी किसी लिमिटेड टाइम पर। लेमडा एम फिनिट बराबर लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस अंडर रूट सी इंटू बी। मान लीजिए बी इंटू रूट सी। क्लियर हुआ? इस तरीके से इन्होंने एक साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट मिलकर इसका नाम बताया। अब बोला इस तीनों साइंटिस्ट का नाम क्या है? हकल, डिबाय ऑन सैगर। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके इस इक्वेशन को बताया, इसलिए इन तीनों साइंटिस्ट के नाम पे इसका इक्वेशन क्या बोलते हैं? हकल डिबाय ऑन सैगर इक्वेशन, हकल डिबाय ऑन सैगर समीकरण। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि लेमडा एम फिनिट बराबर होता है, यहाँ बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट टाइम। लेमडा एम इनफाइनाइट को बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट टाइम। और यहाँ पे जो आपका सी है, सी को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और बी को बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। बी यहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके बीच? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन को, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सर इतना आप लोग इतना प्रेशर मत लीजिए इसको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। बस आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ ले ऑप्शन बना के
कि हकल डिबाउंस अगर इक्वेशन कौन सा है, तो क्या करेंगे, फंस जाएंगे। इसलिए भैया इक्वेशन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बोला गया हकल डिबाउंस अगर इक्वेशन ने कहा कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके बीच में ये फॉर्मूला बनेगा, इसको बोलेंगे लेमडा बी, बी को बोलते हैं इसको शॉर्टकट में मोलर कंडक्टेंस इन फाइनाइट टाइम। मान लीजिए आपके पास कुछ लिमिटेड समय दिया गया है मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट समय पूछ लिया जाए, तो इस प्रकार इक्वेशन ये होता है। इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं रखना है आपको। अब जानना है किसके बारे में, इसको नोट कर लीजिए। आपको जानना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम क्या करते हैं बताते हैं इफेक्ट डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसमें देखना है तो आपको इसमें इक्वेशन देगा, इसका एक ग्राफ होता है। क्या होता है, ग्राफ होता है। अगर ग्राफ आपको डिजाइन करना है किसके बीच में, आप एक साइड ले लीजिए अंडर रूट सी यानी कंसंट्रेशन, और एक साइड आप ले लीजिए क्या, लेमडा एम यूनिट। क्लियर हुआ। तो अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ में देखना हो ये क्या होता है, अब बताइए ये y, मान लीजिए y साइड है, इसको mx बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए भैया, अगर इसको करेंगे मान लीजिए इसको y, इक्वेशन क्या बना, y बराबर c माइनस एम एक्स। एम को बोलते हैं स्लोप, ये मैथ का बात है लेकिन याद रखना जरूरी है, एम को बोलते हैं मैथ स्लोप बोलते हैं। अगर स्लोप आपका क्या है, निगेटिव है, तो बोलेंगे आपका स्लोप कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। यानी लेमडा एम फिनिट और कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग में जो रूट में बनता है उसका क्या होता है, रूट सी होता है। इसको क्या बोलेंगे, यानी ग्राफ जो आएगा नीचे की तरफ कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा लेकिन स्लोप इसका क्या होगा, निगेटिव होगा। ये आपको होता है ग्राफ किसके बीच, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपका अगला आता है, देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इससे क्वेश्चन आता है, इस पे आपको पूरे ध्यान से देखना है, पूरे मन लगा के समझना है। कहीं भी डाउट होगा आप उसको वीडियो को पुनः फिर से कुछ सेकंड भगा के पहले करके आप देख लीजिएगा, या तो डाउट कमेंट कर दीजिएगा, उसको बताएंगे। अगला क्या, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसमें आपको देखना है भैया, तो देखिए क्लास 11 के चैप्टर है इक्विलिब्रियम, यानी साम्य अवस्था करके चैप्टर लास्ट में पार्ट 1 केमिस्ट्री का, उसमें आपको बताया गया है कि वीक एसिड के लिए कुछ अलग टर्म होते हैं। मान लीजिए क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको वीक एसिड और वीक बेस आएंगे, ठीक है, तो उसमें एक टर्म होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसमें आपके लिए उस इक्विलिब्रियम का कुछ वीक एसिड के लिए कुछ इक्वेशन होता है, उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में, आप लोग तो पढ़ चुके हैं क्योंकि क्लास 12 का पढ़ने से मतलब क्लास 11 का पढ़ चुके होंगे। क्लास 12 पढ़ाने के बाद क्लास 11 हम पढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को भी ध्यान रखना है। तो भैया अगर इसमें देखना है, आपको देखना है क्या करेंगे, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा बड़ा होता है अंडर रूट में के ए बाई सी। क्या होता है, अंडर रूट में के ए बाई सी। अब देखिए इस अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और के को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांसेप्ट ऑफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। और सी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। सर इतना बता काहे रहे हो, तो सुनो भैया, कहने का मतलब ये है कि सी हमको मतलब है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो भैया इसकी अल्फा क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, बढ़ेगी। कंसंट्रेशन कम तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन कम है, अगर इसमें हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, पानी खूब ज्यादा मिला रहे हैं, अगर मान लीजिए खूब पानी मिला दिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिला दिए हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में जाने पर अपने आयनों में 100% आयोनाइज ना हो, अपने आयनों में 100% ब्रेक ना हो, उसे बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे पानी में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद, सॉल्वेंट में जाने के बाद अपने आयनों में 100% आयोनाइज हो जाए तुरंत ही, उसे बोलेंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात यहाँ पे हो रही है, तो अगर बोल दीजिए कि कंसंट्रेशन क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या है, अपने आयनों ब्रेक होने की क्षमता। अगर मान लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, अगर कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया,
अगर कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया यानी डाइल्यूशन क्या होगा, बहुत ज्यादा हो गया। कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, तो अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं, ध्यान समझिए, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या है, कंसंट्रेशन कम हो गया। अगर कंसंट्रेशन मान लीजिए टेंड्स टू जीरो हो गया, अगर कंसंट्रेशन कम हो गया, जीरो के बराबर हो गया, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑल इलेक्ट्रोलाइट, और ऑल इलेक्ट्रो मतलब चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, बिहेव्स एज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ? क्या बोल सकते हैं सर, अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए डाइल्यूशन इतना बढ़ा दिए हैं, पानी बहुत ज्यादा हो गया है, कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो भैया ऑटोमेटिक आयन भी क्या होगा, अपने आयन 100% ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही कर अंडर रूट के बाई सी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा। अल्फा वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना आयन ब्रेक हो रहा है। अगर मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी बहुत ज्यादा मिला दिए हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी बहुत ज्यादा मिला दिए हैं, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिए हैं, तो भैया वो भी तो अपने आयनों में जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, 100% आयोनाइज हो जाएगा, तो बोलेंगे वो भी तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया है। यानी बोल सकते हैं अगर डाइल्यूशन नॉर्मल है, डाइल्यूशन नहीं है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। लेकिन अगर मान लीजिए पानी बहुत मिला दिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिला दिए, पानी के कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, तो बोलेंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे भैया वीक वीक किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग की तरह। ये तो हो गया मान लीजिए आपके किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जानकारी के लिए। अब बात ये होती है कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताने के लिए 3 साइंटिस्ट आए थे, ऑनसाइगर, हकल, डिवाइन, इक्वेशन, यही आए थे। तो भैया वीक के बारे में जानकारी लेने के लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कोलार्च, क्या नाम था, कोलार्च, हिंदी में बोलते हैं कालदाउस। तो कोलार्च ला, इस पे आता है कोलार्च ला। देखिए कोलार्च ला ने क्या कहा, कोलार्च ला ने उन्होंने बताया, अगला क्या हेडिंग है, कोलार्च ला। कोलार्च ला। अब कोलार्च ला ने किसके बारे में बताया, इन्होंने बताया था इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इन्होंने बताया था इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। अब मान लीजिए इन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन दिए गए, क्या दिया गया, सोल्यूशन दिए गए हैं, तो इन मान लीजिए सोल्यूशन कुछ भी दे, लेकिन कैसा सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना चाहिए। उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस आयन की क्या होगी भैया, कांस्टेंट हो जाएगी और अपने पेरेंट मॉलिक्यूल डिपेंड नहीं करेंगे। मान लीजिए जैसे आपके पास कोई सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है, अब वो सोल्यूशन कैसा था, नॉर्मल था, कैसा था, नॉर्मल था। अब इस नॉर्मल सोल्यूशन में, अब इस नॉर्मल सोल्यूशन में क्या था, इस नॉर्मल सोल्यूशन में आपके पास पहले मान लीजिए डाइल्यूशन कम थे, डाइल्यूशन में कोई प्रभाव नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो कालराउस ने इन्होंने बताया था इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में। अगर मान लीजिए डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयन्स भी बढ़ेंगे, आयनों के बीच की दूरी बढ़ेगी और उनके बीच के आयन भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है, दूरी भी बढ़ जाएंगे और आयन की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए पहले आपके पास Na प्लस और Cl माइनस थे, अब अगले कंटेनर में मान लीजिए डाइल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वही Na प्लस एक यहाँ था, एक Cl माइनस यहाँ था, यानी जब डाइल्यूशन मिला दिए हैं, पानी बहुत ज्यादा मिला दिए हैं, अगर Na प्लस Cl माइनस एक NaCl साल्ट से आए थे, तो मान लीजिए Na प्लस Cl माइनस पास पास रहेंगे, जरा डाइल्यूशन नहीं, ध्यान समझिए, जब डाइल्यूशन नहीं है, नॉर्मल है, कंसंट्रेशन ठीक ठाक है, तो उस समय जो NaCl माइनस है, तो ये बोला गया कि मान लीजिए किसी साल्ट से आए हैं, NaCl साल्ट से आए, किससे आए हैं, NaCl साल्ट से आए हैं, NaCl नमक से आए हैं। अगर बोला गया कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर, अब मान लीजिए जो Na आया है वो आपका आया है Na2SO4 से आया है, Na2SO4 से आया, और जो Cl आया वो KCl से आ गया है। यानी अब समझिए Na प्लस Cl माइनस जो है NaCl से आया है, किसी जब डाइल्यूशन नहीं था, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने पर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया,
तो बाद में पता चलता है कि जो आयन पहले पास पास थे वो आयन क्या हुए, अब दूर दूर हो गए, यानी वो अपने पेरेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे समझिए, अभी आप छोटे बच्चे हैं समझ लीजिए, हम भी छोटे हैं यार, आप से 2 साल छोटे हैं। अब मान लीजिए कि आप मान लीजिए छोटा है, तो भैया ये अपने पूरे पेरेंट पे डिपेंड रहेगा। जब पास पास रहेंगे, पेरेंट के कहे में रहेंगे, पेरेंट का बात मानेंगे तो इतने हो जाएंगे, पास पास रहेंगे, एकदम आदर में रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अपने पेरेंट का बात नहीं मानने और पढ़ लिख के एकदम बड़े आदमी हो गए, अपने पेरेंट को भूल गए हैं। मान लीजिए एक बच्चा पेरेंट के साथ है, एक बच्चा क्या है भैया पढ़ लिख के विदेश में कहीं लंदन पहुंच गया है, अपने पेरेंट को भूल गया है। जबकि उस सीएल माइनस को जन्म देने वाला ये NaCl ही है, Na+ को जन्म देने वाला NaCl है। लेकिन जब भैया डायलूशन हो गया, पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तो उसको एक मतलब ही नहीं है कि वो Cl माइनस NaCl से बना, वो बाद में कहेगा कि हम Cl माइनस KCl से आए हैं। तो यही कहा गया है, देखिए समझिए, कार्ल राउस ने बोला था इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, यानी दो आयन जब अलग अलग हो रहा है तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि वो कहां से आए हैं, किससे आए हैं, कहां से आए हैं, किससे आए हैं। तो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का मतलब ये होता है, कार्ल राउस ने बताया था कि डायलूशन बढ़ाने पर, इनफाइनाइट डायलूशन बढ़ाने पर जो आयनों की कंडक्टेंस होती है फिक्स हो जाती है। आयनों की कंडक्टेंस क्या होती है, फिक्स हो जाती है, और वो अपने पेरेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो कार्ल लॉ ने इन्होंने कहा था कि डायलूशन बनाने पर, इनफाइनाइट डायलूशन पे कंडक्टेंस ऑफ आयंस फिक्स्ड एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स पेरेंट मॉलिक्यूल। इसका डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, एट इनफाइनाइट डायलूशन कंडक्टेंस of ions are fixed and does not depend upon its पेरेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए कार्ल राउस जी ने कहा था कि इनफाइनाइट डायलूशन मतलब अनंत, मतलब इतना डायलूशन हो गया है कि वो उनकी कंडक्टेंस तो फिक्स हो गई है, कि कंडक्टेंस क्या हुई, फिक्स हो गई, क्योंकि भाई नंबर ऑफ आयंस दो मतलब थे, दो ही हैं, लेकिन उनकी कंडक्टेंस क्या हुई, फिक्स हो गई। लेकिन उनके पेरेंट मॉलिक्यूल वो Na+ कहां से आया है, Cl- कहां से आया है, उनको कोई डिपेंड नहीं है, क्योंकि उन लोग को रियल में क्या भैया NaCl से आया। लेकिन जब दूर दूर चले जाएंगे उनको लगेगा भैया हम Na सोचेगा हम Na2CSO4 से आए, KCl सोचेगा Cl सोचेगा हम KCl से आए। लेकिन रियल में आते हैं इन्हीं पे, वही कहा गया कि इन दोनों की आयन डायलूशन करने पर दूर दूर चले जाएंगे तो अपने पिछले वाले जन्म में माता पिता को नहीं याद कर पाएंगे। इस तरीके से समझिए, क्लियर हुआ। ये तो हो गया आपके कार्ल राउस लॉ। आप समझिए, अब कार्ल राउस जी ने बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरीके से किसी कंपाउंड का मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए बात ये होती है कि इन दोनों के किसी कंपाउंड के बारे में किस तरीके से, कैसे मोलर कंडक्टेंस, किस तरीके से किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे, इसको हम कल देखेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बताइएगा जरूर कि लेक्चर कैसा लगा, और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो आप पूछिएगा। हम कंप्लीट तरीके से आपको पढ़ाएंगे, पूरे अच्छे से मन लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत हो हम यहाँ पे हैं। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।